कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद के रहस्यों का खुलासा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में पड़ा मोबाइल फोन सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है शोषण, मेहनत और मुनाफे की। 1867 में जब कार्ल मार्क्स ने अपनी क्रांतिकारी किताब दास कैपिटल की पहली वॉल्यूम प्रकाशित की, तो उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के उन राजों को उजागर किया जिन्हें आम लोगों से छिपाकर रखा गया था। यह किताब सिर्फ अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, यह एक जासूसी कहानी है जो बताती है कि कैसे मजदूरों की मेहनत से पूंजीपतियों की दौलत बनती है और कैसे यह पूरी व्यवस्था एक भ्रम की दुनिया में लोगों को जकड़े रखती है। मार्क्स की यह किताब 150 साल से ज्यादा पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी मजदूर अपनी मेहनत बेचता है, आज भी पूंजीपति मुनाफा कमाता है और आज भी हम सब इस व्यवस्था के भीतर जी रहे हैं बिना यह समझे कि यह कैसे काम करती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि मार्क्स ने क्या कहा था और क्यों उनकी बातें आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। वस्तु का रहस्य। सब कुछ की शुरुआत। मार्क्स अपनी किताब की शुरुआत एक साधारण चीज से करते हैं, वस्तु या कमोडिटी से। लेकिन रुकिए, यह साधारण चीज बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में दौलत वस्तुओं के विशाल संग्रह के रूप में दिखाई देती है। हर वस्तु की दो प्रकृतियां होती हैं, उपयोग मूल्य यूज वैल्यू और विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू। उपयोग मूल्य क्या है? यह बहुत आसान है। ये किसी चीज की वह खूबी है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। एक रोटी की उपयोगिता है कि वह हमारी भूख मिटाती है। एक कपड़े की उपयोगिता है कि वह हमें ठंड से बचाता है। लेकिन विनिमय मूल्य, यह चीज थोड़ी पेचीदा है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से बदली जा सकती है, जैसे 20 गज कपड़ा बराबर एक कोट। लेकिन यहां असली सवाल है, इतनी अलग अलग चीजों में कौन सी ऐसी समान चीज है जो उन्हें एक दूसरे से तुलनीय बनाती है? मार्क्स का जवाब चौंकाने वाला है। श्रम, लेबर। हर वस्तु में मानव श्रम जमा होता है। एक कोट बनाने में दर्जी ने कितने घंटे काम किया, यही उसका मूल्य निर्धारित करता है। मार्क्स यहां एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। श्रम के भी दो रूप होते हैं, मूर्त श्रम कॉन्क्रीट लेबर और अमूर्त श्रम एब्स्ट्रैक्ट लेबर। मूर्त श्रम वह है जो विशेष उपयोगी चीजें बनाता है, जैसे दर्जी का काम, बढ़ई का काम। लेकिन जब हम सिर्फ मूल्य की बात करते हैं तो सभी प्रकार के श्रम को एक सामान्य अमूर्त मानव श्रम के रूप में देखा जाता है। और यहीं से शुरू होता है वस्तु फेटिशिज्म, कमोडिटी फेटिशिज्म का खेल। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में एक अजीब घटना होती है, वस्तुएं जादुई शक्तियां प्राप्त कर लेती हैं। हम भूल जाते हैं कि उनके पीछे मानव श्रम है और ये मानने लगते हैं कि मूल्य उन चीजों में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यह ऐसा है जैसे हम सोने को कीमती मानते हैं क्योंकि वह सोना है, न कि इसलिए कि उसे खोदने और शुद्ध करने में कितना श्रम लगा। मुद्रा का जन्म। कैसे पैसा बना राजा? जब बाजार का विस्तार होता है और वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ता है तो एक समस्या आती है। हर किसी को अपनी चीज के बदले वह नहीं मिलता जो उसे चाहिए। इस समस्या का समाधान है मुद्रा या पैसा। धीरे धीरे समाज में कोई एक वस्तु, सोना, चांदी, सार्वभौमिक विनिमय का माध्यम बन जाती है। मार्क्स बताते हैं कि मुद्रा सिर्फ सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों का एक जटिल रूप है। जब सोना मुद्रा बन जाता है तो वह सभी अन्य वस्तुओं के मूल्य को मापने वाला पैमाना बन जाता है। और यहीं से पूंजीवाद की असली कहानी शुरू होती है। पूंजी का रहस्य। पैसा कैसे बनता है और अधिक पैसा? साधारण व्यापार में फॉर्मूला होता है, CMC, यानी कमोडिटी मनी कमोडिटी। आप एक चीज बेचते हैं, पैसा लेते हैं और दूसरी चीज खरीद लेते हैं। लेकिन पूंजीवाद में यह उल्टा हो जाता है, MCM, यानी मनी कमोडिटी मनी। पूंजीपति पैसे से शुरुआत करता है, वस्तुएं खरीदता है और फिर उन्हें बेचकर और अधिक पैसा कमाता है। लेकिन यह अतिरिक्त पैसा एम कहां से आता है? यह सवाल पूंजीवाद की पूरी व्यवस्था को समझने की चाबी है। अगर सभी वस्तुएं अपने मूल्य पर ही बिकती हैं, तो फिर मुनाफा कैसे होता है? मार्क्स इस पहेली को हल करने के लिए एक खास वस्तु की ओर इशारा करते हैं, श्रम शक्ति, लेबर पावर। श्रम शक्ति वह क्षमता है जो एक मजदूर के पास होती है काम करने की। और पूंजीवाद की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि मजदूर अपनी श्रम शक्ति को
एक वस्तु की तरह बेचने को मजबूर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, न जमीन, न कारखाना, न औजार। उसके पास सिर्फ अपनी काम करने की ताकत है, जिसे बेचकर ही वह जीवित रह सकता है। अधिशेष मूल्य, शोषण का गणित यहां आता है। मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत। मान लीजिए एक मजदूर दिन में 12 घंटे काम करता है। मार्क्स कहते हैं कि इन 12 घंटों में से केवल 6 घंटे आवश्यक श्रम समय, नेसेसरी लेबर टाइम होते हैं, यानी वह समय जिसमें मजदूर अपनी मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा करता है। बाकी के 6 घंटे अधिशेष श्रम, सरप्लस लेबर होते हैं। इन अतिरिक्त 6 घंटों में जो मूल्य पैदा होता है वही अधिशेष मूल्य है, और यही पूंजीपति का मुनाफा बनता है। मजदूर को इसके लिए कोई भुगतान नहीं मिलता। यही है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन का वास्तविक अर्थ। यह चोरी या धोखाधड़ी नहीं है, यह पूंजीवाद के नियमों के अनुसार होने वाला कानूनी शोषण है। मार्क्स बताते हैं कि अधिशेष मूल्य बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक, निरपेक्ष अधिशेष मूल्य, काम के घंटे बढ़ा देना। अगर मजदूर 12 की जगह 14 घंटे काम करे तो अधिशेष श्रम बढ़ जाता है। 2, सापेक्ष अधिशेष मूल्य, रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, उत्पादकता बढ़ाकर आवश्यक श्रम समय घटा देना। अगर तकनीक के इस्तेमाल से मजदूर 6 की जगह 4 घंटे में अपनी मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा कर दे तो अधिशेष श्रम बढ़ जाता है। काम के घंटों की लड़ाई, मजदूर बनाम पूंजीपति मार्क्स की किताब का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। काम के दिन, वर्किंग डे पर अध्याय। यहां मार्क्स ने 19वीं सदी के इंग्लैंड की फैक्ट्रियों की भयावह स्थितियों का वर्णन किया है। बच्चे, महिलाएं और पुरुष 15 से 16 घंटे, कभी कभी तो 20 घंटे तक काम करने को मजबूर थे। बर्तन बनाने, फीता बनाने, वॉलपेपर उद्योग, लोहार और बेकरी के मजदूर अमानवीय परिस्थितियों में काम करते थे, जिससे गंभीर बीमारियां, शारीरिक विकृतियां और समय से पहले मौत होती थी। 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के अंत तक पूंजीपति वर्ग बिना किसी कानूनी सीमा के असीमित घंटों तक मजदूरों से काम करवा सकता था। यह एक प्रकार की सफेद गुलामी थी जो इंग्लैंड में शुरू हुई। केवल 1833 के फैक्ट्री एक्ट में यह तय किया गया कि 13 से 18 साल के मजदूरों के लिए अधिकतम काम के घंटे 15 होंगे। मार्क्स लिखते हैं कि यहां अधिकार बनाम अधिकार की लड़ाई होती है। पूंजीपति का अधिकार है कि वह खरीदी गई वस्तु, श्रम शक्ति का पूरा इस्तेमाल करे, और मजदूर का अधिकार है कि वह अपनी श्रम शक्ति को बर्बाद होने से बचाए। दोनों के अधिकार वस्तु विनिमय के नियमों से समर्थित हैं। समान अधिकारों के बीच बल का फैसला होता है। इसीलिए काम के घंटों का निर्धारण वर्ग संघर्ष का परिणाम बनकर सामने आता है। 1847 का 10 आवर्स एक्ट, 10 घंटे का कानून, इसी संघर्ष की उपलब्धि थी। लेकिन पूंजीपति वर्ग ने इस कानून का विरोध किया और उसे लागू होने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी में 25% तक की कटौती कर दी, रिले सिस्टम लागू किया जिससे कानून को तोड़ा जा सके, और मजदूरों पर दबाव बनाया कि वे खुद इस कानून के खिलाफ आवाज उठाएं। मशीनरी और बड़े पैमाने का उद्योग, तकनीक का दोहरा चेहरा। जब पूंजीपति निरपेक्ष अधिशेष मूल्य की सीमा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि काम के घंटे कानूनी तौर पर सीमित हो जाते हैं, तब वे सापेक्ष अधिशेष मूल्य की ओर मुड़ते हैं। इसका मतलब है मशीनरी और नई तकनीक का इस्तेमाल। मार्क्स मशीनरी के बारे में बहुत गहरी बात कहते हैं। वे लिखते हैं कि मशीनें 2 तरह से देखी जा सकती हैं। एक, तकनीकी दृष्टि से, मशीनें उत्पादकता बढ़ाती हैं, काम आसान करती हैं और मानव श्रम को हल्का कर सकती हैं। 2, पूंजीवादी दृष्टि से, मशीनें अधिशेष मूल्य पैदा करने का साधन बन जाती हैं। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, मशीन अधिशेष मूल्य उत्पन्न करने का साधन है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूंजीवाद में मशीनें विषय, सब्जेक्ट बन जाती हैं और मजदूर वस्तु, ऑब्जेक्ट बन जाता है। मार्क्स लिखते हैं, यह मजदूर नहीं है जो काम की परिस्थितियों को इस्तेमाल करता, बल्कि काम की परिस्थितियां मजदूर को इस्तेमाल करती हैं। मशीन एक स्वचालित प्रणाली, ऑटोमेटन बन जाती है जो मजदूर को नियंत्रित करती है। मशीनरी के कुछ और प्रभाव होते हैं। मजदूरों की संख्या घटती है क्योंकि एक मशीन कई मजदूरों की जगह ले लेती है। महिलाओं और बच्चों को काम पर लगाया जाने लगता है क्योंकि मशीनों के साथ कम शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है।
काम की तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मजदूर को मशीन की गति के साथ तालमेल बनाना पड़ता है। कारीगरों का हुनर बेकार हो जाता है और मशीन में समा जाता है। मार्क्स यह भी बताते हैं कि जब एक फैक्ट्री मशीनें लगाती है तो उसी उद्योग की अन्य फैक्ट्रियों को भी मजबूरन मशीनें लगानी पड़ती हैं, वरना वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगी। इस तरह पूरे उद्योग का मशीनीकरण हो जाता है। श्रम की आरक्षित सेना, बेरोजगारी का रहस्य, पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन के नियमों को समझाते हुए मार्क्स एक और महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, श्रम की आरक्षित सेना या औद्योगिक आरक्षित सेना, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। मार्क्स का तर्क है कि पूंजीवादी संचय स्वयं लगातार एक अतिरिक्त जनसंख्या, रिलेटिव सरप्लस पॉपुलेशन पैदा करता है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है और मशीनें आती हैं, कम मजदूरों की जरूरत पड़ती है। ये बेरोजगार मजदूर श्रम की आरक्षित सेना बन जाते हैं। यह आरक्षित सेना पूंजीवाद के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? 1. मजदूरी नियंत्रण। बेरोजगारों की बड़ी संख्या का मतलब है कि मजदूरी कम रहती है। अगर कोई मजदूर ज्यादा मजदूरी मांगे या काम की बेहतर परिस्थितियों की मांग करे, तो पूंजीपति उसकी जगह बेरोजगारों में से किसी और को रख सकता है। 2. लचीलापन। जब अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत होती है, तो पूंजीपति इस आरक्षित सेना से मजदूर ले सकता है। जब मंदी आती है तो इन्हें फिर से निकाल दिया जाता है। 3. अनुशासन। बेरोजगारी का डर काम पर लगे मजदूरों को अनुशासन में रखता है। मार्क्स कहते हैं कि यह आरक्षित सेना एक अनुशासनात्मक उपकरण के रूप में काम करती है। मार्क्स इस आरक्षित सेना को 3 रूपों में बांटते हैं। प्रवाही रूप, फ्लोटिंग, जो मजदूर कभी काम पर हैं, कभी बेरोजगार। अव्यक्त रूप, लेटेंट, ग्रामीण इलाकों में तकनीकी सुधारों से बेरोजगार हुए लोग जो शहरों की ओर जाने को मजबूर हैं। स्थिर रूप, स्टैग्नेंट, जो बहुत कम मजदूरी और बुरी परिस्थितियों में काम करते हैं। मार्क्स का निष्कर्ष है, पूंजी संचय का सामान्य नियम यह है कि एक ओर पूंजीपतियों के लिए धन बढ़ता है और दूसरी ओर मजदूर वर्ग का शोषण और दरिद्रता बढ़ती है। आदिम संचय, पूंजीवाद की खूनी शुरुआत। अब एक सवाल उठता है, पूंजीवाद कैसे शुरू हुआ? पूंजी के लिए अधिशेष मूल्य चाहिए, अधिशेष मूल्य के लिए पूंजीवादी उत्पादन चाहिए और पूंजीवादी उत्पादन के लिए पहले से ही बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए। यह एक घेरे, विशियस सर्कल जैसा लगता है। मार्क्स इसका जवाब देते हैं आदिम संचय, प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन के सिद्धांत से। वे व्यंग्य में कहते हैं कि पारंपरिक अर्थशास्त्री इसे ऐसे पेश करते हैं जैसे धर्मशास्त्र में मूल पाप की कहानी होती है। उनके अनुसार अतीत में कुछ मेहनती और बुद्धिमान लोगों ने धन जमा किया और कुछ आलसी लोग गरीब रह गए। लेकिन मार्क्स असली इतिहास बताते हैं। आदिम संचय वह प्रक्रिया है जिसने उत्पादक को उत्पादन के साधनों से अलग कर दिया। दूसरे शब्दों में, किसानों और कारीगरों से उनकी जमीन और औजार छीन ली गई और उन्हें मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया गया। इंग्लैंड में इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है एनक्लोजर मूवमेंट। एनक्लोजर मूवमेंट 15वीं से 16वीं सदी में छोटे किसानों की सामूहिक जमीनों को बड़े जमींदारों ने घेर लिया। किसानों को उनकी जमीन से जबरन हटा दिया गया। मार्क्स लिखते हैं, वे न केवल उजाड़ी गई जमीनें थीं, बल्कि अक्सर वे जमीनें थीं जो सामूहिक रूप से खेती की जाती थीं या निश्चित किराए पर दी जाती थीं, जिन्हें पड़ोसी जमींदारों ने एनक्लोजर के बहाने हड़प लिया। इस प्रक्रिया ने 2 चीजें पैदा की। एक, पूंजीपति जिनके पास उत्पादन के साधन, जमीन, कारखाने, औजार हैं। 2, मजदूर जिनके पास केवल अपनी श्रम शक्ति बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। मार्क्स कहते हैं कि यह प्रक्रिया बल, फोर्स पर आधारित थी। उपनिवेशवाद, गुलाम व्यापार, अफीम युद्ध, ये सब आदिम संचय के उदाहरण थे। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, बल हर पुराने समाज की दाई है जो एक नए समाज के साथ गर्भवती है। मजदूरी का भ्रम, काम के लिए भुगतान। मार्क्स मजदूरी, वेजेस के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सतह पर ऐसा लगता है कि मजदूर को उसके काम के लिए भुगतान मिलता है, लेकिन असल में मजदूर को उसकी श्रम शक्ति के लिए भुगतान मिलता है, न कि श्रम के लिए। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम शक्ति वह क्षमता है जो मजदूर बेचता है और उसका मूल्य वह है जो मजदूर को जीवित रहने और अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए चाहिए। लेकिन जब मजदूर काम करता है
तो वह इससे ज्यादा मूल्य पैदा करता है। यही अधिशेष मूल्य है। मजदूरी के विभिन्न रूप, समय मजदूरी टाइम वेजेस और टुकड़ा मजदूरी पीस वेजेस, इस शोषण को छिपाने के अलग अलग तरीके हैं। मजदूर को ऐसा लगता है कि उसे उसके पूरे काम का भुगतान मिल रहा है, जबकि वास्तव में उसके श्रम का एक बड़ा हिस्सा बिना भुगतान के पूंजीपति के पास चला जाता है। विमुखीकरण, मजदूर का अपनी मेहनत से अलगाव मार्क्स विमुखीकरण या अलगाव एलियनेशन की अवधारणा भी प्रस्तुत करते हैं। पूंजीवाद में मजदूर 4 तरह से अलग हो जाता है। एक, उत्पाद से अलगाव, मजदूर जो बनाता है वह उसका नहीं होता। जैसे ही उत्पाद बनता है वह पूंजीपति की संपत्ति बन जाता है। 2, उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव, मजदूर काम को खुशी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में करता है, काम एक बोझ बन जाता है। 3, प्रजाति सत्ता से अलगाव, मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता दब जाती है, मजदूर एक मशीन के पुर्जे की तरह बन जाता है। 4, अन्य मजदूरों से अलगाव, मजदूर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, उनके बीच एकता की जगह प्रतियोगिता आ जाती है। यह अलगाव ही वह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कीमत है जो मजदूर पूंजीवाद में चुकाता है। पूंजी, संचय और संकट, व्यवस्था के अंतर विरोध मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवाद में पूंजी लगातार संचित होती रहती है। अधिशेष मूल्य का एक हिस्सा फिर से पूंजी में बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया बड़े पैमाने पर जारी रहती है, लेकिन यह संचय कुछ अंतर विरोधों को जन्म देता है। एक, मुनाफे की दर का गिरना, जैसे जैसे मशीनों में निवेश बढ़ता है और मजदूरों में कम होता है और केवल मजदूर ही अधिशेष मूल्य पैदा करते हैं, मुनाफे की दर गिरने लगती है। 2, अधिउत्पादन, फैक्ट्रियां इतना उत्पादन करती हैं कि सब बिक नहीं पाता, मांग की कमी से संकट आता है। 3, वर्ग संघर्ष का तीव्र होना, शोषण बढ़ने से मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच टकराव बढ़ता है। मार्क्स का मानना था कि ये अंतर विरोध अंततः पूंजीवाद को संकट में डाल देंगे और एक नई व्यवस्था की जरूरत पैदा करेंगे। निष्कर्ष, मार्क्स की विरासत और आज की प्रासंगिकता। कार्ल मार्क्स की पूंजी केवल एक किताब नहीं है, यह पूंजीवादी व्यवस्था का एक शल्य चिकित्सीय विश्लेषण है। मार्क्स ने दिखाया कि कैसे साधारण दिखने वाली वस्तुओं, बाजार के नियमों और मुक्त व्यापार के पीछे वर्ग आधारित शोषण की एक जटिल व्यवस्था छिपी है। उनकी मुख्य अंतर्दृष्टियां आज भी प्रासंगिक हैं। वस्तु फेटिशिज्म आज भी हमारे चारों ओर है। हम अपने स्मार्टफोन, कपड़े और उत्पाद खरीदते हैं बिना यह सोचे कि उन्हें बनाने वाले मजदूरों की क्या स्थिति है। अधिशेष मूल्य का शोषण आज भी जारी है, चाहे वह गिग इकोनॉमी हो, स्वेटशॉप्स हो या कॉर्पोरेट दफ्तर। हर जगह मजदूरों को उनके श्रम के पूरे मूल्य से कम भुगतान मिलता है। श्रम की आरक्षित सेना का सिद्धांत आज की बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र को समझने में मदद करता है। बेरोजगारी पूंजीवाद का एक बग नहीं बल्कि फीचर है, तकनीक का दोहरा चेहरा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के दौर में और भी स्पष्ट हो गया है। तकनीक मानवता की सेवा कर सकती है, लेकिन पूंजीवाद में वह मुनाफे का साधन बन जाती है। मार्क्स ने हमें सिखाया कि व्यवस्था को समझना जरूरी है और यह समझना कि चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थीं और हमेशा ऐसी नहीं रहनी चाहिए। पूंजीवाद एक ऐतिहासिक व्यवस्था है जो आई और जो जा सकती है, चाहे आप मार्क्स के समाधानों से सहमत हों या न हों। उनका विश्लेषण पूंजीवाद को समझने के लिए अनिवार्य है। पूंजी एक ऐसा दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे काम करती है, किसके लाभ के लिए काम करती है और किस कीमत पर काम करती है। आज जब दुनिया भर में असमानता बढ़ रही है, जलवायु संकट गहरा रहा है और करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं, मार्क्स के सवाल फिर से गूंज रहे हैं। क्या यह व्यवस्था टिकाऊ है? क्या इसे बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? पूंजी इन सवालों के जवाब ढूंढने की यात्रा में पहला कदम है।